नमस्कार। आज की इस कक्षा में डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए मैंने हिंदी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रकरण हिंदी वर्णमाला का विभाजन पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखने जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी वर्णमाला को किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है और क्या उसके आधार हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने आज की इस कक्षा में 4 आधार लिए हैं: प्रकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहां से अधिकतर प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में या आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर हिंदी वर्णमाला का विभाजन जो है स्वर और व्यंजन 2। आप सभी जानते हैं स्वर वे होते हैं जिसका उच्चारण स्वतः होता है या बिना किसी की सहायता के होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। और इस आधार पर मात्रा के आधार पर हम स्वर को 3 विभागों में रख सकते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व ये मूल स्वर हैं जिनके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है, अ, ई, उ और री। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में 2 सेकंड का समय लगे या ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, आ, ई, उ। और तीसरा है संयुक्त स्वर। ये इन दोनों के मेल से इन वर्णों का, इन स्वरों का निर्माण होता है, इन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। चौथा भी इसमें होता है अयोगवाह। चूंकि न तो वह स्वर में ही रहता है न व्यंजन में, कभी कभी स्वर और कभी कभी व्यंजन की तरह से व्यवहार करता है, इसीलिए उसको इस वर्ग में नहीं रखा गया है। हालांकि वह एक स्वर होता है अयोगवाह, अंग और अह। अब हम अगले क्रम में चलेंगे व्यंजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका। व्यंजन को हमने 6 विभागों में बांटा है। पहला है स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। क्यों इसको हम स्पर्श कहते हैं या वर्गीय कहते हैं? क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा मुख विवर के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी उच्चारण अवयव को स्पर्श करती है, इसीलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ये एक वर्ग विशेष में होते हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क से लेकर म तक जितने भी 25 वर्ण हैं, ये 5 वर्ग हैं और स्पर्श व्यंजन। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे अंतस्थ व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब है कि ये किसी मुख विवर में एक स्थान पर न स्पर्श करके एक से अधिक स्थानों को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनको हम अंतस्थ व्यंजन के वर्ग में रखते हैं, जिसमें य, र, ल, व है। हालांकि इनकी भी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकृति है, लेकिन अभी हम यहाँ इनको अंतस्थ ही मानकर चल रहे हैं। तीसरा है ऊष्म या संघर्षीय। जिन वर्णों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऊष्मा प्राणवायु ज्यादा मात्रा में निकलती है या ऊष्म निकलती है, उसमें हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, जो संघर्ष करके, रगड़ करके, घर्षण करके निकलती है, उसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसमें स, श और श, ह ये 4 वर्ण जो हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आते हैं। चौथे वर्ण में है उक्षिप्त या द्विगुण। उक्षिप्त यानी झटके से फेंका जाना, तेजी से फेंका जाना। जब जिह्वा ऊपर जाकर के तेजी से नीचे की तरफ आती है, इस प्रकार के वर्णों के उच्चारण को हम उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोहरा व्यवहार करता है। ड और ढ जो है अपने स्पर्श व्यंजन में भी आते हैं। ये 2 प्रकार के रूप को व्यवहार करते हैं, इसीलिए इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। चौथा या 5वां है संयुक्त व्यंजन। 2 वर्णों के या 2 स्वर व्यंजनों के मेल से जिन व्यंजनों का निर्माण होगा उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसमें 4 हैं: क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्त वर्ण हैं। ये 2 वर्णों के मेल से बने हुए हैं, इसीलिए इनको संयुक्त कहा गया है। 6वां है आगत या गृहीत। विदेशी भाषाओं के शब्दों को सुविधानुसार बोलने के लिए, आसानी से उनका वास्तविक उच्चारण लाने के लिए हम इन वर्णों का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर जब आप बोलेंगे या बॉल बोलेंगे तो इसमें आ जो है ये आगत या गृहीत वर्ण है। उसी तरह से अरबी फारसी के जो शब्द हैं, गजल है, इस तरह के जो वर्ण आते हैं नुक्ते वाले, इनको हम आगत या गृहीत की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रकृति के आधार पर विभाजन। अगला जो विभाजन है उच्चारण के आधार पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम इसको देखने का प्रयास करेंगे कि उच्चारण के आधार पर सभी वर्णों को, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उनको उच्चारण कैसे किया गया है या कहाँ से होते हैं। अगर आप इन 10 सूत्रों को याद कर लेंगे तो किसी भी वर्ण को ये आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अपो विसर्जनीय नाम कंठ।
ये संस्कृत का सूत्र है। इसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं कि जो ये सूत्र है, अगर इसको हम थोड़ा सा व्याख्यायित करें, अकु, अ से मतलब है अ आ वर्ग के वर्ण, कु का मतलब है क वर्ग, ह से हो गया ह, और विसर्ग से विसर्ग जो शब्द है, ये इतने जो वर्ण हैं कंठ से उच्चारित होते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, इचु यशानाम तालु। इसमें जिन वर्णों को हम रखते हैं ई, च वर्ग, य और श, ये तालु से उच्चारित होते हैं। तीसरे क्रम में है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, ट वर्ग, र और श, ये जो है मूर्धा से उच्चारित होते हैं। चौथा है ऋतु लसानाम दंता। री, त वर्ग, ल और श, ये दंत से उच्चारित होते हैं, इसीलिए इनको दंत वर्ग में रखा गया है। पांचवा है उपधिमानीय नाम ओष्ठ। उ, प वर्ग के जितने वर्ण हैं ये सभी उपधिमानीय नाम ओष्ठ यानी ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। पांचवा है हिमंगणा नाम नासिका। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण है वह नासिका की सहायता से या नासिका से उच्चारित होता है। सातवां है इदायतो कंठ तालु। ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु के सहयोग से होता है। आठवां है उदातो कंठोष्टम। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। जबकि नवा है वकारस्य दंतोष्ठम, इसमें केवल एक वर्ण आता है और वह है दांत और ओष्ठ की सहायता से उच्चारित होने वाला व। और अंतिम है नासिका अनुस्वारस, जिसमें अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका के सहायता से किया जाता है। तो ये जो है सभी वर्णों का उच्चारण स्थान है बताने के लिए पर्याप्त है। अगर आप इन 10 सूत्रों को याद कर लें या अपने हिसाब से इसको समझने का प्रयास कर लें तो पूरी तरह से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप किसी भी वर्णमाला की किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान बताने में सक्षम होंगे। अब हम चलते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व यानी कि प्राणवायु, जो भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं वो सभी प्राणवायु के माध्यम से ही उच्चारित होते हैं, या वही उसी का आधार होता है उसके उच्चारण करने में कि हम किस वर्ण को कितना जोर देकर के बोल रहे हैं। अगर हम क बोल रहे हैं और ख बोल रहे हैं, इन दोनों में अंतर है। प्राण वायु के आधार पर अगर हम विभाजित करेंगे तो सभी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में कम प्राणवायु का प्रयोग हो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण करने में ज्यादा प्राणवायु का प्रयोग हो महाप्राण करते हैं। सूत्र के रूप में अगर हम देखें तो सभी वर्णों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को अल्प प्राण में रखा गया है, जबकि दूसरे और चौथे वर्ण को महाप्राण में। यानी अगर हम क वर्ग में दिखाने का आपको कोशिश करें तो क, ग और अंग ये अल्प प्राण होंगे, जबकि ख और घ जो होगा ये महाप्राण होगा। उसी तरह से पांचों वर्णों में होगा। इसके साथ अंतस्थ वर्ण भी जुड़ जाएंगे, यानी कि य और ल व भी जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं, जबकि आप जानते हैं कि महाप्राण जो होंगे वो आपके जो भी उष्ण व्यंजन है वो महाप्राण में होंगे। ये हो गया प्राणत्व के आधार पर। चौथा है घोषत्व के आधार पर। इसका सूत्र भी आपको देने का प्रयास किया गया है कि अगर हम प्रत्येक वर्ण की बात करें तो प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण जो होगा यानी क और ख जो होगा अघोष होगा। अघोष से मतलब है जिसमें कम घरघराहट होगी, घर्षण थोड़ा कम होगा। और सघोष का मतलब है या घोष का मतलब ये है कि जिसमें घरघराहट थोड़ी ज्यादा होगी। तो ग, घ, अंग ये तीनों जो वर्ण होंगे ये सघोष के श्रेणी में आएंगे, वर्ग में आएंगे। उष्म पद, इसमें उष्म जो व्यंजन है स, श, श और ह, ये उष्म वर्णीय व्यंजन अघोष की श्रेणी में आएंगे, लेकिन ह जो होगा अपवाद होगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो वर्णों का उच्चारण है उनका प्राणत्व है घोषत्व के आधार पर। अक्सर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि च वर्ण का उच्चारण स्थान बताते हुए उसके प्राणत्व और घोषत्व का निर्धारण करें। तो आपको ये जो आज का कक्षा है निश्चित तौर से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे आपका सेमेस्टर एग्जाम हो या टेट हो, सुपर टेट हो, उसमें 3 से 4 प्रश्न आने अनिवार्य है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो निश्चित तौर से आप किसी भी परीक्षा में 4 प्रश्नों को बताने के योग्य हो जाएंगे, आपकी क्षमता हो जाएगी। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि ये आज का मेरा जो प्रयास है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और आपके लक्ष्य में सहायक सिद्ध होगा। और इसी उम्मीद के साथ कि मैं एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़कर सो। सभी को धन्यवाद।